Very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the lecture 2 based on the methods of measuring the national income. In the first lecture we have studied in detail about the circular flow of income, various phases of circular flow of income distribution phase, first of all income generation phase, then income distribution phase and income disposition phase. Then we came to know that circular flow of income has two aspects. One is a real flow, where only there is a flow of goods and services, and the other is a money flow. We call it nominal flow. Real flow we call it physical flow. Then we studied the three concepts related to the methods of measuring the national income by production method. We studied about value added, we studied about value of output, we studied about intermediate consumption or intermediate consumption expenditure. Today we are going to start with the method number 1, which is called a value added method. इसके बाकी सब नाम हम समझ चुके थे. वैल्यू एडिड मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, ये सब हमने पहले से समझ लिया. अब हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे कि कैसे हम इस मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे. तो इसके ये टोटल 4 बेसिक स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 1 जो है वो सभी मेथड्स, चाहे प्रोडक्शन मेथड है, चाहे हम इनकम मेथड, चाहे हम एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड्स, चाहे इन तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसमें पहला स्टेप सेम रहेगा. क्या है पहला स्टेप? देखो ध्यान से. क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एस्टिमेटिंग द NNP एट FC. आपको पता है NNP एट FC का मतलब नेशनल इनकम. ये सबसे पहला स्टेप है. हम सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को अलग अलग किस में कर देते हैं? प्रोडक्शन यूनिट्स. कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट्स? 3 सेक्टर है हमारे पास. प्राइमरी सेक्टर, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. प्राइमरी सेक्टर विच प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज. इसमें आपने बहुत डिटेल में समझा था. इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब आता है. नंबर 2 पे आता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और पर्टिकुलर नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर. ये क्या करता है? ये ट्रांसफॉर्म करता है, कन्वर्टिंग द अर्थ इनटू ब्रिक्स, कन्वर्टिंग द कॉटन इनटू थ्रेड, converting the thread into cloth, converting the cloth into ready-made garment, converting the wheat into wheat flour, converting the wheat flour into bread and biscuit. कितने सारे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए. ये है सेकेंडरी सेक्टर. तीसरा सेक्टर है जो इन दोनों की सेवा कर रहा है, जिसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर, TERTIARY. इसमें कितनी सारी सर्विसेज? बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सब सर्विसेज आ जाती. तो ये 3 सेक्टर्स को हम काम यही करेंगे, सारी जितनी हमारे यहाँ पर यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, उनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे. ये पहला स्टेप हर बार चलेगा. मैं बार बार अब अगले 2 मेथड में नहीं समझाऊंगा. पहले मेथड में जो समझा दिया, ये आगे जो है साथ साथ चलता रहेगा. सेकंड मेथड, प्रोडक्शन मेथड के बाद जो है इनकम और एक्सपेंडिचर. अब चलते हैं स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 है, हम फाइंड करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अगर आपको याद हो, कल हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में पढ़ लिया था और हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड इनटू क्वांटिटी इनटू प्राइस. और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो आती है वैल्यू एडिड.
और मैंने बताया था वैल्यू एडिड को ही बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, और इसी ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस जो सभी प्रोडक्शन यूनिट्स की है उसको जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखो वो यही कह रहे हैं, estimate the GDP by the following sub steps. Value of output minus intermediate cost is equal to value added, which is also called gross value added at market price. Summation of the gross value added at market price of all the sector is equal to gross domestic product at market price. Then ये GDP आ गया। अब क्योंकि एक प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, सारी प्रोडक्शन यूनिट की वैल्यू एडिड ऐड कर दो, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो ये आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आपको पता है अगर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया और मुझे नेशनल इनकम तक पहुंचना है तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है, ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमने इसको दो सब स्टेप में डिवाइड किया। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम। आपको पता है डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसके लिए क्या करेंगे, जीडीपी में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो आ जाएगा एनडीपी एमपी, और एनडीपी एमपी में से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आ जाएगा एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी डोमेस्टिक इनकम आ गई। अब नेशनल पे जाना है तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक टू नेशनल में क्या करते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये ध्यान दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किससे बनी है, ब्रैकेट में क्या है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेजिडेंट्स। तो ये देखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड, सो हो गए सब, नेशनल इनकम। अब पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर में कई बार पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ कैन वी अवॉइड इट। दोहरी गणना की समस्या क्या है और इससे कैसे बचा जाए। सो डबल काउंटिंग क्या है, आओ शुरू करते हैं। इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड। पहली बात तो याद रखना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाना चाहिए, ये तो पहली बात हो गई। फिर क्या कहता है वो, हाउएवर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग डीसी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेस, कब होगी प्रॉब्लम, व्हेन वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। करना किसको चाहिए, करना चाहिए सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को। पर प्रॉब्लम कब आती है डबल काउंटिंग की, जब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू की बजाय इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी इंक्लूड कर लें तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अब कहता है क्या डबल काउंटिंग, देखो ध्यान से, डबल काउंटिंग मींस, डबल काउंटिंग से हमारा मतलब है काउंटिंग द वैल्यू ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार हमने उसकी वैल्यू को काउंट किया, वाइल पासिंग थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जो अलग अलग स्टेजेस में जब हमने किसी चीज को बनाया, बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेज। अब ध्यान से सुनना, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ ए गुड और सर्विस मोर देन वंस, किसी चीज की वैल्यू को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ गुड और सर्विस मोर देन वंस इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब यहां वो एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस एग्जांपल को समझो, बाद में हम रीड करेंगे। देखो 3 सेक्टर्स हैं, 3 प्रोडक्शन यूनिट हमने नाम दे दिए। फार्मर प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग करता है, बेकर बेकरी वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर, और जो ग्रोसर है वो क्या कर रहा है, उसकी ब्रेड को बेचने में हेल्प कर रहा है, वो बन गया टर्शरी सेक्टर।
सबसे पहले मान लो एक किसान ने 1000 रुपये का गेहूं जो उसने बेचा, किसको बेचा? बेकरी वाले को। बेकरी वाले ने वो गेहूं ले लिया 1000 रुपये का किसान से। अब किसान ने कितना इंटरमीडिएट पे खर्च किया उसको हमने नील मान लिया अपने एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो फार्मर ने 1000 का गेहूं बेचा, किसको बेचा? बेकरी वाले को। उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नील, उसने कितनी वैल्यू ऐड की? 1000। नंबर 2 पे आता है बेकरी वाला। बेकरी वाले ने वो 1000 रुपये का जो गेहूं लिया था, उस 1000 रुपये के गेहूं से आटा, उस गेहूं को पिसवाया आटे की फॉर्म में, व्हीट फ्लोर, उसकी ब्रेड्स बना ली और वो ब्रेड जाके ग्रोसरी वाले को बेचाया, क्योंकि बेकरी वाले का काम ही यही है ब्रेड बिस्किट बनाना है। ब्रेड बना दी, बिस्किट बना दी, कुछ भी आप नाम ले सकते हो। तो उसने वो 2000 की ब्रेड्स और बिस्किट जाके बेच दिए ग्रोसरी वाले को, जिसकी ग्रोसरी शॉप है। अब देखो फार्मर से उसने कितने का लिया था व्हीट? 1000 का। उसने उसको 2000, तो ये हो गई वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपने पढ़ा था, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000, उसने वैल्यू ऐड की 1000। तीसरे नंबर पे आता है ग्रोसर। अब ग्रोसर ने तो सीधा सीधा कंज्यूमर को बेचना है। ग्रोसर ने जो ब्रेड ली थी वो ब्रेड 2000 की लेकर 2200 रुपये की कस्टमर को बेच दी, सारी ब्रेड। तो ग्रोसर ने बेची 2200 की, उसने वहां से ली थी 2000 की, किससे? बेकरी वाले से। उसने वैल्यू ऐड की 200। अगर हम अब इसको ध्यान से देखें, जरा सुनो, ध्यान से सुनो, अगर हम इस पर ध्यान करें तो यहां पर देखो ध्यान से, जो फार्मर है, जो बेकर है, जो ग्रोसर है, ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं, ये तीनों फार्मर, बेकर और ग्रोसर, ये तीनों की अगर हम देखें वैल्यू ऑफ आउटपुट तो टोटल बनता है 5200। लेकिन इस 5200 को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कह रहे हैं, जो इसमें व्हीट की वैल्यू 1, 2, 3 टाइम काउंट हो रही है, ब्रेड की वैल्यू 2 टाइम्स काउंट हो रही है। इसका मतलब दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि इसमें तो वैल्यू 2 से ज़्यादा बार काउंट हो रही है। डबल मतलब 2 बार या 3 बार, तो ये काउंट हो रही है। तो इसमें तो प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब प्रश्न उठता है, इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से कैसे बचें? कैसे इस प्रॉब्लम से हम अपने आप को बचाएं? तो उसका भी वो 2 तरीके बताते हैं। पहला तरीका है, हम सभी की वैल्यू एडिड को ले लें। वैल्यू एडिड बाय फार्मर 1000, वैल्यू एडिड बाय बेकर फिर 1000, वैल्यू एडिड बाय ग्रोसर 200, तीनों की वैल्यू एडिड, ये आ गई ग्रॉस वैल्यू एडिड। यहां पर कोई भी डबल काउंटिंग नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, जो फाइनल चीज बेची गई, किसको बेची गई? कस्टमर को। क्या बेचा गया? ब्रेड। किसने बेची? ग्रोसर ने। कितने की बेची है? देखो ध्यान से, 2200। ये जो 2200 की ब्रेड फाइनल बेची गई और जो इसकी वैल्यू है, देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, इनमें दोनों में डबल काउंटिंग नहीं है। तो देखो वो यही कह रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है उसको मैं एक बार यहां से रीड कर रहा हूं। इट इज एक्सप्लेन्ड थ्रू द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। Suppose a farmer produces the wheat worth ₹1000, sells it to a baker who converts this into breads and sells the same to a grocer for ₹2000. Grocer sells these breads to the consumer for 2200. Total output of the three together is ₹5200. This plus this plus this. But this is not the value of the actual physical output because it includes the value of the wheat 3 times. And the value of the bread 2 times, twice. This leads to overestimation of the national income. There are 2 ways to avoid it. Number 1, take the value added instead of the total output. Total output की जगह क्या ले लें? Value added को लिया जाए. So we take the value added of a farmer, baker and grocer. दिख रहा है हमें 1000 plus 1000 plus 200, ये आ गया. So this value is to be counted while estimating the national income because it is free from double counting. और second तरीका, take the value of the final good only. और आपके एग्जाम्पल में आपको पता है that in our example value of output only of the grocer worth ₹2200 is the final product and he alone sells his entire output to the consumers. तो ये हो गया
प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है, इससे कैसे बचा जाए। और अब इससे रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, किन किन सावधानियों को रखा जाएगा, कब, जब हम नेशनल इनकम को एस्टीमेट करेंगे। किस मेथड से, वैल्यू एडिड मेथड से, नेट आउटपुट मेथड से, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड से, और सिंपल भाषा में प्रोडक्शन मेथड से। एक ही बात है। तो पहली प्रिकॉशन तो यही हो गई, टेक द वैल्यू ऑफ क्या, नॉट द वैल्यू ऑफ आउटपुट बट द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, और टेक द वैल्यू एडिड ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट। पहली प्रिकॉशन तो पढ़ चुके। सेकंड नंबर प्रिकॉशन ये शुरू हो रही है, टेक द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड ऑनली पढ़ चुके थे। सेल एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड स्कूटर मैंने खरीद लिया, पहले उसने खरीदा था तब उसकी वैल्यू काउंट हुई थी, अब मैंने उसने खरीदा था 70,000 का, मैंने उससे सेकेंड हैंड ले लिया 40,000 का। अब वो एक्टिवा जब पहली बार बिका था तो 70,000 इंक्लूड हुआ था, फिर मैंने 40,000 का ले लिया, इसका मतलब तो एक्टिवा 1,10,000 का हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो दोबारा से हो रहा है रीसेल, तो उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन उस एक्टिवा को बिकवाने में कोई ब्रोकर या कोई कमीशन एजेंट ने अपनी मेहनत की और उसको उसकी सर्विसेज के लिए 3,000 रुपया हमने दिया, वो इंक्लूड होगा। याद रखना, देखो सुनो ध्यान से, इसको सुनो। सेल एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, हाउएवर एनी कमीशन ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सच गुड्स विल बी इंक्लूडेड। क्यों? एज इट इज अ प्रोडक्टिव सर्विस। इसलिए ये है प्रिकॉशन नंबर 2। तीसरी प्रिकॉशन, प्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक हाउसवाइफ घर के लिए सारी जान लगा देती है, कुकिंग, फूड, वॉशिंग क्लोथ्स और भी बहुत सारे काम। अपने जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चे भी अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन अब इन सर्विसेज को काउंट करना बड़ा मुश्किल है, नॉट इजी टू काउंट। इसलिए याद रखना, द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ consumption services, this is most important, of services for self consumption, it is not included. Why? Because it is difficult to measure their market value. बार बार उसकी मार्केट वैल्यू मेजर करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगली प्रिकॉशन क्या कह रहा है, देखो अभी तो हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, अब हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इट इज इंक्लूडेड। एक फार्मर है, उसने मान लो 200 क्विंटल वीट प्रोड्यूस किया, 10 क्विंटल अपनी फैमिली के लिए रख लिया। अब जिस रेट पर उसने 1 क्विंटल मार्केट में बेचा वो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू है। उसने 10 क्विंटल रखा, मान लो उसने मार्केट में 2500 का 1 क्विंटल बेचा, तो 10 क्विंटल मीन्स 25,000, तो उसकी वैल्यू लगाना आसान है। लेकिन सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करना मुश्किल है। तो याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड एंड इट्स इंप्यूटेड वैल्यू, उसका अनुमानित मूल्य, उसको इंक्लूड किया जाएगा। देखो ध्यान से, वो यही कह रहे हैं, ये देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड एज दे कंट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट एंड देयर इंप्यूटेड वैल्यू इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नंबर 5, जितने भी लोग अपने घरों में रह रहे हैं उन सबको भी हम इंक्लूड करेंगे, उनके इंप्यूटेड रेंट को। कैसे? अगर हम अपने घर में ना रह रहे होते तो हम किसी के घर में किराए पे रहते तो भी इंप्यूटेड किराया निकल जाएगा, या जिस घर में हम रह रहे हैं अगर हम ना रह रहे होते तो हम किसी को किराए पे दे देते तो भी हमें किराया मिलता, तो इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड इन द NNPFC का मतलब नेशनल इनकम। और लास्ट, चेंज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक ऑफ गुड्स, ये देखो जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं, इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हमने प्रिकॉशंस भी खत्म कर ली, इसके साथ ही हमने कर लिया व्हाट इज प्रोडक्शन मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, उसके क्या उसका मीनिंग है, उसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं और क्या स्टेप्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है, उससे कैसे बचा जाए,
और क्या प्रिकॉशंस हैं नेशनल इनकम को मेजर करते हुए जब हम प्रोडक्शन मेथड से उसको मेजर करें। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साथ साथ नोट्स बनाते रहो, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को करो, वीडियो को शेयर करो, दूसरों का फ़ायदा होगा। अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करो और मेहनत करते रहो और अच्छे नंबर लेकर दिखाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल।